हेलो गाइस, आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में रिलीज हुए एक नए एनिमे को जिसका नाम है काइजू नंबर 8। इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि आपको एंड तक बांध के रखेगी। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर एक टाइम पे बहुत ही बड़ा लूजर होता है, पर थोड़ी देर बाद उसके लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि उसके पास इनफाइनाइट पावर्स आने लगती हैं। पावर्स आने के साथ साथ उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आने लगते हैं। सुपर पावर्स के साइड बाय साइड वह अपनी प्रॉब्लम से कैसे डील करेगा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर दिखाया जाता है जिसे बाहर से देखने पर वो शहर नॉर्मल ही लग रहा था। वे अपने अपने काम में बिजी थे कि तभी लेक साइड से बहुत ही अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। थोड़ी देर बाद न्यूज़ चैनल पे उसी चीज़ को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था जहाँ पे बताया जा रहा था कि शहर पे किसी काइजू नाम के मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। अब ये काइजू क्या बला है तो मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में अर्थ पर ज़्यादातर टाइम बहुत सारे जाइंट मॉन्स्टर्स अटैक करते रहते हैं जिनका नाम काइजूज है, और ऑब्वियसली उससे बचने के लिए डिफेंस फॉर्म में भी बहुत सारी टीम बनाई गई हैं जिसमें से अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग काइजूज के लिए बनाई गई हैं। वो पहले आए काइजू को अच्छे से स्टडी करते हैं, उसका साइज और पावर्स नापने के बाद उसी के हिसाब से टीम बुलाई जाती है, और बाई चांस अगर कुछ गलत हो जाता है तो उनके पास मिलिट्री बैकअप भी होता है। और अभी एक जायंट डायनासोर जैसे दिखने वाले काइजू ने उस शहर पे हमला कर दिया होता है। अब जैसे कि मैंने बताया था, वो पहले काइजू को स्टडी करते हैं, वो पहले उसके पावर्स के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं जिसके वजह से वो एक परफेक्ट टीम उसके लिए असाइन कर पाए। वह कुछ मिलिट्री मिसाइल से उस काइजू के ऊपर अटैक करते हैं जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि उसकी स्किन परफोरेबल है, मतलब उसमें छेद किए जा सकते हैं, जिसका मतलब ये था कि ये एक लो लेवल काइजू था। पर यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये थी कि यहाँ के सिटीजन्स इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा कैजुअल थे, जैसे कि उनके साथ ये पहली बार ही ना हुआ हो। और ये बात भी सही होती है, इनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स आए दिन होते रहते हैं। फिर हमें हमारी कहानी के कैरेक्टर से मिलाया जाता है जिसका नाम होता है आशिरो। वो ये काइजू से लड़ने वाले ग्रुप की मास्टर थी और उसके साथ वो उसी टीम की लीडर थी। वो आते ही उस काइजू के साथ भिड़ जाती है, पर वो काइजू उससे हाथ भी नहीं लगा पा रहा था, जिसका मतलब ये था कि आशिरा ने बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग ली होती है। जिसके बाद आशिरा एक लेज़र बीम शूट करती है जो बीम उसके छाती के आर पार हो जाती है और वो काइजू वहीं पे मर जाता है और उसके चीथड़े पूरे शहर में फैल जाते हैं। और ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा ग्रुसम था। यहाँ में आशिरा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कामली खड़ी थी और वो क्लीनिंग ग्रुप के आने का वेट कर रही होती है। जैसे कि काइजूस को मारने के लिए एक टीम बनाई होती है, वैसे ही उसके मरने के बाद उसके बॉडी को साफ करने के लिए भी एक क्लीनिंग ग्रुप बनाया होता है, और इस ग्रुप के वर्कर्स भी बहुत ही ज़्यादा सीरियसली काम कर रहे होते हैं। उस मरे हुए काइजू का साइज एक आधे शहर जितना था, पर फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम काफका होता है, और हमें पता चलता है कि ये उसी क्लीनिंग कंपनी में काम करता है और वो मन ही मन डिफेंस टीम को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। आज उसका भी सपना था कि वो फ्यूचर में कभी डिफेंस टीम में काम करे, पर ऐसा नहीं हो पाता। उसका रीज़न तो हमें आगे ही पता चलेगा, और मैं आपको पहले बता दूं कि ये फ्यूचर में उसी टीम में काम करने वाला है। वो कैसे, वो भी हमें आगे ही पता चलेगा। इस एनिमे की कहानी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि काफका को लग रहा था कि सारी मेहनत वो करते हैं, पर सारा क्रेडिट सिर्फ डिफेंस टीम वाले ही ले जाते हैं। एज ए काइजू को मारने से ज़्यादा उसकी बॉडी को साफ करना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा था, और ऐसा सबके साथ होता है। जो काम वो कर रहे होते हैं उन्हें वही काम सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। यहाँ काफका की टीम उस बॉडी को साफ करने के काम में लग जाती है। यहाँ काफका सबको सीरियसली काम करने के लिए बोलता है और उन्हें काम में हेल्प भी करता है, और उसे देख के हमें ये पता चल जाता है कि वो उस टीम का सबसे ज़्यादा सीरियस मेंबर था, और उसने इस ग्रुप को इसलिए ज्वाइन किया होता है ताकि उसने जो ड्रीम देखा था जिसे वो अचीव नहीं कर पाया था, एटलीस्ट उसके साथ रहे। वो इस काम में रह के एटलीस्ट डिफेंस ग्रुप के मेंबर्स को देख सकता था। यहाँ काफका की टीम एस्टिमेट करती है कि उन्हें पूरी बॉडी साफ करने के लिए एटलीस्ट 7 दिन का टाइम चाहिए, जिसका मतलब ये था कि उन्हें 7 दिन अब लगातार बिना रुके काम करना पड़ेगा। और यहाँ सबसे मुश्किल काम हमेशा काफका को ही दिया जाता था, एज उन्हें लगता था कि काफका, ऐसा भी को ये लगता था कि काफका उनके टीम का सबसे सीरियस मेंबर है। यहाँ सारा काम खत्म करके काफका अपने रूम में वापस आ जाता है, और वो आज के दिन के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसने इंटेस्टाइन को काटा, और उसकी बदबू इतनी गंदी होती है कि उसके नाक के बाल भी जल गए होते हैं। जिसके बाद वो टीवी ऑन करता है, न्यूज़ में आशिरा के आज के मिशन के बारे में बताया जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद काफका एक ड्रीम में चला जाता है, और वो उसका पास्ट का विजन था। और ये लड़की कौन है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। यहाँ काफका उसे देख रहा होता है, जिसके बाद वो टीवी ऑफ कर देता है क्योंकि वो उनकी वाह वाह सुन सुन के पक चुका था।
उसका रूम और उसका घर देखने के बाद हमें ये आइडिया हो जाता है कि उसकी लाइफ उसके हिसाब से अच्छी नहीं चल रही और वो इस लाइफ से हरगिज़ भी खुश नहीं है, एज वो भी चाहता था कि वो डिफेंस टीम में काम करे। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है और काफका निकल पड़ता है अपने जॉब के लिए, जहाँ कल का काम की वजह से उसका सर अभी भी दर्द कर रहा था, पर फिर भी उसे काम पे जाना पड़ता है, एज अगर उसने छुट्टी ली तो गवर्नमेंट उसकी सैलरी काट देगी। यहाँ काफका पहुंच जाता है अपने ऑफिस पे, जहाँ उसके बॉस उसका स्वागत करते हैं और उसे कल के काम के लिए शाबाशी देते हैं और उसे उनके टीम के नए मेंबर से मिलाते हैं जिसका नाम था इचिकावा। और यहाँ इचिकावा सबको बताता है कि वो डिफेंस टीम का एग्ज़ाम देने वाला है, पर उससे पहले वो क्लीनिंग टीम में काम करना चाहता है ताकि उसे काइजूस के बारे में कुछ पता चले और इससे उसे एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसीलिए जब तक एग्ज़ाम नहीं होता वो इसी क्लीनिंग कंपनी में काम करेगा। जिसके बाद इचिकावा काफका को पूछने लगता है कि उसने डिफेंस एकेडमी के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया है। और यहाँ इचिकावा को पता होता है कि एक्चुअली काफका ने अप्लाई किया तो था, पर वो किसी कारण से उस एग्ज़ाम में फेल हो चुका होता है, वो भी मल्टीपल टाइम्स। जिसके बाद उसने गिव अप कर दिया है और वो चाहता है कि वो अपने आगे की लाइफ ऐसे ही क्लीनिंग कंपनी में काम करके बिताए। जिसके बाद इचिकावा उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि उसने इतने जल्दी हार मान ली, पर वो इतने जल्दी हार मानने वाला उसे नहीं है और अगर इस साल उसका नहीं होता है तो वो अगले साल ट्राई करेगा और जब तक नहीं होता है वो तब तक ट्राई ही करता रहेगा। और ये सब सुनने के बाद काफका के टीम मेंबर्स उस पर बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं, एज उसने सबसे पहले गिव अप कर दिया था। और ये सब देखने के बाद काफका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता है, एज उसके हालात भी कुछ सही नहीं थे। जिसके बाद काफका सबको बताता है कि उसके साथ उसका लक नहीं था, जिसकी वजह से वो किसी तरीके से एग्ज़ाम नहीं पास कर पाया था, पर वो इस जॉब में अपना बेस्ट दे रहा है और वो इस लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश है, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर उनकी टीम उसी साइड पे निकल पड़ती है जहाँ पे उन्हें उस काइजू की डेड बॉडी को साफ करना था। यहाँ काफका को लगता है कि इचिकावा उस बॉडी को देख के डर जाएगा, जिसके बाद वो काम छोड़ देगा और इसी तरह वो अपना बदला भी उससे ले जाएगा। पर यहाँ इचिकावा ने अपना माइंडसेट बना लिया होता है, वो इसी टीम में काम करेगा जब तक वो डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम नहीं दे देता। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं मोटिवेटेड रह के और भी एपिसोड्स इस चैनल पर अपलोड कर सकूं। यहाँ काफका इचिकावा से कहता है कि एज उसने उससे बदतमीज़ी किया है और इसीलिए उसे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। जिसके बाद इचिकावा उससे मना कर देता है। जिसके बाद काफका उसे बोलता है कि आज वो उसकी एक्स्ट्रा टाइम लगाएगा, जिसके वजह से रात में उसे घर जाना पड़ेगा और रात में काइजूस का आतंक ज़्यादा होता है। पर शाम होने पर पूरा उल्टा हो जाता है। यहाँ काफका की एक्स्ट्रा टाइमिंग लगाई गई होती है, जिसके बाद उसे शाम को एक्स्ट्रा टाइम करना था और काम ख़त्म करते करते शायद उसे रात भी हो जाए। जिसके बाद यहाँ पे काइजूस का आतंक बहुत ही ज़्यादा होता है, पर काफका यहाँ डरता नहीं और अपना काम करने लग जाता है। जिसके बाद वहाँ पे इचिकावा आके उसे सॉरी कहता है और उसके साथ उसे थैंक यू भी कहता है उसके साथ पार्टनर बनने के लिए। फिर यहाँ इचिकावा उससे कुछ ऐसा कहता है जिसके बाद उसकी लाइफ चेंज होने वाली थी। यहाँ इचिकावा उसे बताता है कि डिफेंस एकेडमी का कट ऑफ एज अभी 32 से 33 ईयर्स कर दिया गया है, जिसका मतलब ये था कि अभी भी काफका के पास 1 साल बचा था जिसके अंदर वो तैयारी कर सकता था और आराम से उस एग्ज़ाम को दे के डिफेंस एकेडमी में अप्लाई कर सकता था और डिफेंस एकेडमी में अप्लाई कर सकता था। फिर यहाँ काफका भी इचिकावा से इम्प्रेस हो जाता है, पर यहाँ जैसे ही काफका अपना सर ऊपर उठाता है वो देखता है कि इचिकावा के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ चुका था और जो कि कोई नहीं बल्कि एक काइजू था। जिसके बाद वो इचिकावा को खाने ही वाला होता है कि तभी काफका अपनी जान पे खेल के इचिकावा को बचा लेता है। जिसके बाद काफका इचिकावा से वहाँ से जाने के लिए कहता है, एज उसे पता था कि अगर वो वहाँ रहा तो वो मारा जाएगा और बहुत मना करने के बाद इचिकावा भी इसके लिए मान जाता है और वो अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद काफका उस काइजू का ध्यान भटका के अपने तरफ लाने लगता है, जिसकी वजह से इचिकावा वहाँ से भाग जाता है। ये काइजू पिछले वाले काइजू से छोटा तो था, पर ऑब्वियसली यहाँ काफका किसी तरीके का ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं था, जिसका मतलब ये था कि ये छोटा सा काइजू भी उसे मार सकता था। और यहाँ काफका उस काइजू को मारने के लिए भी नहीं सोच सकता था, एज उसके पास वेपन के नाम पे एक छोटी सी पाइप होती है। पर यहाँ काफका किसी तरीके से अपने आप को उस काइजू से बचा के एक छोटे से गोदाम में चला जाता है, जहाँ पे कि उस काइजू का हाथ भी नहीं पहुँच पा रहा था। जिसके बाद वो बिल्डिंग से जंप करता है और चला जाता है अपने ही फ्लैशबैक पे, जहाँ वो अपने दोस्त से बात कर रहा था और हमें पता चलता है कि ये वो टाइम है जहाँ पे काइजूज ने अर्थ पे सबसे पहले हमला किया था और उस लड़की की बहन वहाँ पे मारी जाती है। जिसके बाद वो दुख मना रही होती है कि तभी काफका उसे प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ब्रेव बनेगा और वो एक एक काइजू को मार गिराएगा
और वो दोनों यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में मिलके काइजूस का सामना करेंगे और एक एक को मौत के घाट उतार देंगे। और यहाँ प्रेजेंट में काफका उसी पास्ट की बातों को याद करने लगता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने ऐसे ही प्रॉमिस कर दिया था, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ और मैं काइजू से लड़ने तो क्या, मैं उनका सामना भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वो अपने आप को मोटिवेट करता है और वो डिसाइड करता है कि वो काइजू का सामना करेगा, एज वो भी अपने लाइफ से तंग आ चुका था। जिसके बाद वो काइजू जमीन पे एक पावरफुल पंच मारता है और इसके वजह से काफका बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है और उसे पता चलता है कि उसका लेफ्ट लेग भी टूट चुका है। वो दर्द से कर रहा होता है पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। इतने में ही वो काइजू उसे निगलने लगता है, पर यहाँ फिर से इचिकावा की एंट्री होती है। वो उस पाइप से उस काइजू के ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है और यहाँ इचिकावा को देखने के बाद काफका भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो उसी दिन को याद करने लगता है जिस दिन वो डिफेंस एकेडमी के एग्ज़ाम में फेल हुआ था और वो उसका लास्ट अटेम्प्ट था, जिसके बाद वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ऐसा उसे लगता था। जिसके बाद वो हिम्मत जुटाता है और उठ जाता है उस काइजू का सामना करने के लिए और अब वो यहाँ फेल होना नहीं चाहता था। जिसके बाद वो काइजू उसे खाने ही वाला होता है कि तभी उसे दिखता है कि किसी ने उस काइजू के ऊपर बहुत ही घमासान अटैक किया है, जिसकी वजह से उसका सर आधा फट जाता है और उसका इंटेस्टाइन भी बाहर लटकने लगता है। और यहाँ आशिरो की एंट्री हो जाती है, जिसके बाद वो काफका से पूछती है कि वो ठीक है कि नहीं और उसे हॉस्पिटल भेजने की बात करती है। और यहाँ काफका तो मानो उसी का दीवाना हो गया होता है। वो यहाँ हॉस्पिटल में बैठे बैठे भी आशिरा के बारे में सोच रहा होता है और वो उसी हाथ को बार बार देख रहा था जिसे आशिरो ने टच किया था। उसी के साइड बेड पे यहाँ इचिकावा भी लेटा होता है जो उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। यहाँ काफका भी उससे थैंक यू कहता है कि अगर वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गया होता तो आज शायद काफका यहाँ पे मारा जाता। ये दोनों यहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी काफका अपने हाथ के पीछे कुछ देख पाता है और उसे ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल लग रहा था, जिसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती थी। वहाँ एक छोटा सा काइजू था जो उसके नाक के रास्ते होके उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। यहाँ काफका दर्द से करा रहा था, जिसकी आवाज़ सुनने के बाद इचिकावा भी अपने बेड से उठ जाता है। यहाँ काफका को देख के ये लग रहा था कि काफका यहाँ अपना दम तोड़ देगा, पर जैसे ही इचिकावा उसे देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एज यहाँ काफका एक काइजू के अंदर तब्दील हो चुका होता है और उन दोनों के लिए शुक्र मनाने वाली बात यह थी कि काफका अपने बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर पा रहा था। यहाँ काफका और इचिकावा को इन सब पे यकीन नहीं आ रहा होता कि तभी उनके पास से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरता है जो कि उसी टीम को कॉल कर देता है जो कि काइजूस को मारने का काम करते हैं। और यहीं पे ही एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। जाने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, हम 3K के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेफ्ट वाले वीडियो में मैंने एपिसोड 2 को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, उस वीडियो पर क्लिक करके आप अगला एपिसोड देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट